नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी ख़बरें, तस्वीर के हवाले से कुछ अहम तरीन तनक़ीदी तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जुड़वा बच्चे दुनिया में आने से पहले ही इंतकाल कर गए, हॉस्पिटल ने इनकार किया। मैं आपको इस वक्त बताऊंगा आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान में जो हालात बने और सदे-दुगान का क्या बयान आया है और अज़रबैजान के सदर ने किस तरह शुक्रिया अदा किया है। उधर अर्तुगरुल गाजी नामी तुर्की ड्रामे से मशहूर होने वाले अहम तरीन किरदारों में से दो किरदार इस वक्त जुनैद जमशीद के नाम से मंसूब जे डॉट नामी कंपनी से मुआहिदा कर लिया है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। गुजरात में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने की वजह से नुकसान हुआ है। वहीं मुंबई में एक बिल्डिंग में बम का हवा उड़ा दिया जिसकी वजह से परेशानी हुई। ड्रग्स को लेकर के इतनी बड़ी तनकीदें हो रही है, इसके बावजूद लगातार ड्रग्स मिलने की खबरें आ रही हैं। आसाम की वाहिद खातून मुस्लिम वज़ीर आला सईदा अनवरा की मौत हुई है, इंतकाल हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हिंदुस्तान में कामकाज बंद करने का ऐलान हुआ है क्योंकि हुकूमत हिंद पर उन्होंने हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत बुरी तरह फंस गई है और जीडीपी में मज़ीद खसारा होने का सामने आया है। और सऊदी अरब में ऊँट की कोहान के मुशाबे आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब की भी बात करेंगे और 20 रुपये के लिए बेटे के सामने बाप का किस तरह कत्ल कर दिया जाता है दिल्ली में, इस पर भी बात होगी। तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ, उसकी तफसीलात रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं केरला से आई हुई वो बहुत ही अफसोसनाक और दिल चीरा कर देने वाली ये तस्वीर आपको दिखाऊं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और उनकी गुरूर और उनकी तकब्बुर की वजह से और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से बार बार इनकार किए जाने की वजह से किस तरह दो जुड़वा बच्चे अपने माँ के पेट में ही मर जाते। जी हाँ, एक केरला से आई हुई खबर है जिसमें अनबॉर्न ट्विंस जो है हॉस्पिटल की जानिब से बाकायदा उनको इलाज ना करवाने और इनकार करने पर एक प्रेग्नेंट वुमेन की, एक हामिला खातून की, वो बच्चे माँ के पेट में ही इंतकाल कर जाते हैं। और ये उनको दफनाने की ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है केरला में। आप इस मंज़र को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हॉस्पिटल्स किस तरह से जो है जल्लाद बने हुए हैं। और वो एक हामिला खातून को 3 हॉस्पिटल वालों ने इनकार कर दिया इलाज करने से। वक्त पर उसकी बच्चों की पैदाइश न होने की वजह से बच्चे पेट में ही इंतकाल कर गए हैं। अब आप बताइए कि हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया को, उन डॉक्टरों को क्या कहा जाए जो इस औरत के इलाज के करने से मना कर देते हैं, उनको इनकार कर देते हैं, फिर उसके बाद जो हालात बनी वो आप लोगों के सामने है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान की खबरें इस वक्त पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे आलम में इस वक्त चर्चा में हैं। और वो है आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। इस्तांबुल में एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा है कि मैं एक बार फिर आर्मेनिया की मजम्मत करता हूँ जिसने कल अज़रबैजान पर हमला किया। तुर्की अपने तमाम वसाइल और दिल के साथ दोस्त और भाई जैसे अज़रबैजान के साथ खड़ा है। जैसे इसका बयान आया तो उधर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि तुर्क आवाम और सदर ने जिस तरह अपने अज़रबैजान के भाइयों की हिमायत की है वो हमारे लिए फ़ख्र है और खुशी की बात है। नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि आर्मेनिया के 8 टैंक तबाह कर दिए गए हैं कल की जंग में, 3 नाकारा कर दिए गए। K-35 स्ट्रेला नामी ज़मीन से फ़िज़ा में हमला करने वाले 9 मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। इसी तरह वोसा के नाम से भी जो 9533 के नाम से चलाए जाते हैं मिसाइल सिस्टम, उसको भी तबाह कर दिया गया है। फौजी और दिफाई साजो सामान ले जाने वाले 6 ट्रक लापता हैं
اور 9 کو ناکارہ کر دیا گیا ہے. یہ آذربائیجان کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں اور مہلوک فوجیوں کی تعداد کے سلسلے میں الگ الگ ذرائع کے مطابق الگ الگ خبریں آ رہی ہیں، جبکہ آذربائیجان نے صاف طور پر کہا ہے کہ ابھی بھی یہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک آذربائیجان کے وہ علاقے جس پر اس وقت آرمینیا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھڑا نہیں لیتے تب تک جو ہے چین کا سانس نہیں لیں گے. اس طرح کا بیان آذربائیجان نے دیا ہے. اور اس وقت اقوام متحدہ، UN اور بہت سارے ممالک، مغربی ممالک، امریکہ اور بہت سارے ممالک اس وقت میدان میں آ چکے ہیں کہ کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے. دیکھتے ہیں کہ جو ہے آگے کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے، لیکن آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجیں اس وقت آمنے سامنے ہیں. آذربائیجان پوری کوشش کر رہی ہے کہ آرمینیا نے جس طرح سے اس وقت ان کے علاقوں میں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے وہاں سے بھگا دیا جائے. بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو ترکی سے اور پاکستان سے جڑی ہوئی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ معروف پاکستانی برانڈز اس وقت ترکی کے مشہور ڈرامے جو دنیا بھر میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے اور شہرت اور مقبولیت حاصل کر رہی ہے، ارطغرل غازی، ان کے اداکاروں کے ساتھ معاہدوں کا سلسلہ جاری ہے. جنید جمشید کو آپ تمام حضرات جانتے ہی ہیں. ان سے منسوب جے ڈاٹ نے ارطغرل غازی کے قریبی دوست کا کردار ادا کرنے والے اداکاروں جو کہ ترگت الپ اور بام سے الپ کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اپنی پرفیوم کلیکشن کے لیے برانڈ ایمبیسیڈر منتخب کر لیا ہے جے ڈاٹ نامی کمپنی نے، جو کہ جنید جمشید کے نام سے جو ہے منسوب ہے. اور اس وقت اس حوالے سے معاہدہ بھی طے پایا گیا ہے جس کو لے کر کے اس وقت یہ لوگ بہت زیادہ سرخیوں میں ہے. ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں. اس وقت بھارت میں 2-3 اہم ترین موضوع ہے. ایک ہے زرعی بل جس کو میڈیا نہیں دکھا رہا اور جس کو دکھانا نہیں چاہیے تھا اس کو دکھا رہا ہے، جس سے ڈرگس اور فلمی دنیا اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے الگ الگ انداز میں کئی دنوں سے ہنگامہ مچا ہوا ہے. اس بیچ میں جگہ جگہ سے خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں کہ جس طرح ڈرگس کی وجہ سے اس وقت فلمی دنیا، وہ چاہے ساؤتھ کی ہو یا پھر ممبئی سے تعلق رکھنے والی بالی ووڈ ہو، وہ بدنام ہو رہی ہے، اس سے جڑے کردار بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ڈرگس کو ضبط کرنے میں اور اس کو بیچنے والے اور ایک دوسرے سے دوسرے منتقل کرنے والوں کو بھی لگاتار گرفتار کیا جا رہا ہے. ماٹی گرا پولیس تھانہ اسٹیشن کے افسران نے اس وقت 1 کلو 200 گرام براؤن شوگر جن کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، ایک گاڑی میں رکھ کر کے لے جاتے وقت شیو مندر ایریا جو کہ نیشنل ہائی وے پر پڑتا ہے وہاں پر ضبط کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ ملزموں کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور سلیگوڑی کورٹ میں ان لوگوں کو پیش کر دیا ہے. یہ ویسٹ بنگال کی نیوز ہے اور 7 دن کے ریمانڈ میں بھی ان لوگوں کو دے دیا گیا ہے. تو ناظرین، ایک طرف جس طرح آپ جانتے ہیں کہ براؤن شوگر منشیات کو لے کر کے بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے تنقید جاری ہے، وہ چاہے میڈیا میں ہو یا پھر پرنٹ میڈیا وغیرہ میں، تو ایسے حالات میں اس طرح کی خبریں بھی نکل کر کے سامنے آتی ہیں. ناظرین، گجرات میں ایک زیر تعمیر عمارت کے گرنے کی وجہ سے 3 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. جی ہاں، یہ زیر تعمیر عمارت تھی اور باوامن پورا نامی علاقے جو کہ وڈودرا میں آتے ہیں، وہاں پر کل رات یہ حادثہ پیش آیا ہے. ابھی یہاں پر جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر کئی دنوں سے مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں میں اس طرح عمارتوں کے نیچے گرنے سے، ملبے میں دھسے ہونے سے کئی افراد کی موت کی خبریں لگاتار سامنے آتی رہی ہیں. بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے قتل، اور وہ بھی 20 روپے کے لیے. یہ آپ کو حیران کرنے والا جو اور تشویشناک والا معاملہ جو آیا ہے دہلی سے آیا ہے. دہلی کے براڑی میں مبینہ طور پر 20 روپے کو لے کر ہوئے ایک تنازع کے بعد ایک شخص کو اس کے 13 سالہ بیٹے کے سامنے پیٹ کر مار ڈالا گیا. انڈین ایکسپریس نے اس کی رپورٹ کی ہے. براڈی میں ایک سیلون میں داڑھی بنوانے گئے ایک شخص کو 20 روپے کو لے کر ہوئے تنازع کے بعد سیلون کے مالک اور اس کے بھائی نے پیٹ کر کے اس شخص کو مار دیا ہے. یہ معاملہ گزشتہ 24 ستمبر کا ہے. مہلوک کی پہچان 38 سالہ روپیش کمار کے طور پر ہوئی ہے. پولیس کا ماننا ہے کہ دونوں ملزمین سیلون کے مالک سروج اور اس کے بھائی سنتوش کو گرفتار کر کے 14 دنوں کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے. روپیش کمار سبزی فروش تھے. روپیش اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ سنت نگر میں رہتے تھے. پولیس کے مطابق 24 ستمبر کو صبح لگ بھگ 11 بجے ان کے پاس سنت نگر میں چودھری ڈیری کے پاس جھگڑے کے سلسلے میں فون آیا. اطلاع پا کر براڈی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی، جہاں انہیں پتا چلا کہ مار پیٹ میں زخمی روپیش کمار کو ان کے بھائی کے مکیش بابو جگ جیون رام اسپتال لے گئے ہیں. وہاں سے روپیش صفدرجنگ اسپتال لے جایا گیا،
जहां 25 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुकेश के बयान की बुनियाद पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एक सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि मुकेश का इल्जाम है कि सरोज और संतोष ने एक प्लास्टिक के पाइप से उनके भाई पर हमला किया। पुलिस का मानना है कि मुबैना तौर पर हमले के बाद रूपेश को मरा हुआ समझकर मुलजिम वहां से फरार हो गए। सर्विलांस टीम की मदद से उन्हें ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया। रूपेश तकरीबन 15 साल पहले बिहार के सुपौल से दिल्ली आया था। रूपेश की बीवी हेमलता का कहना है कि 24 सितंबर की शाम को घर को लौटने के बाद मेरे शोहर के पास सैलून में दाढ़ी बनवाने गए थे। नाई ने उनसे 50 रुपए मांगे। मेरे शोहर ने उन्हें 30 रुपए दे दिए और कहा कि वो कल तक बाकी के पैसे दे देंगे, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। उन्होंने मेरे शोहर से कहा कि वो 20 रुपए दिए बिना नहीं जा सकते और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस तरह 20 रुपए कम देने की वजह से एक शख्स को पूरी तरह से मार करके ख़त्म कर दिया गया। ये है भारत और यह है दिल्ली और यह है सैलून और यह है हालात। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान इस वक्त अलग अलग मामले को लेकर के तनकीद की जद में आ चुका है। इंसानी हुकूक से वाबस्ता बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मंगल के रोज़ अपना काम करना बंद कर दिया हिंदुस्तान में। तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान हुकूमत ने रवां साल के आगाज़ में कार्रवाई करते हुए उसके बैंक खातों को मुंजमद कर दिया था, जिसके बाद उसे अपने बेशतर अमले को निकालना पड़ा। तंजीम ने हुकूमत हिंद की तरफ से उसको हरासा करने और निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। वहीं हुकूमत का कहना है कि इस इदारे ने गैर मुल्की ताउन यानी रेगुलेशन कानून के तहत कभी इंदराज नहीं कराया, जो गैर मुल्की फंड्स के लिए ज़रूरी होता है। एमनेस्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हुकूमत हिंद की जानिब से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खाते मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुके हैं। उसकी मालूमात इदारे को 10 सितंबर को हुई। उसकी वजह से तंजीम का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। तंजीम का मजीद कहना है कि उसे अपने अमले को हटाने पर मजबूर किया गया और उन्हें हिंदुस्तान में चलाई जाने वाली मुहिम्मात और तहकीक वगैरह को बंद करना पड़ा। एमनेस्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत हिंद की जानिब से बेबुनियाद और मुहर्रिक इल्ज़ाम की बुनियाद पर इंसानी हुकूक के इदारों के खिलाफ मुसलसल चलाई जाने वाली कार्रवाई का अगला मरहला है। तंजीम ने दावा किया है कि उसने तमाम हिंदुस्तानी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तामील की है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत और जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इंसानी हुकूक के सिलसिले में और बिलखुसूस कश्मीरी जो भी इंसानी हुकूक के सिलसिले में किसी बगैर किसी मजहब, मिलत और समाज को देखे बिना ये आवाज़ उठाते हैं। और जब ये आवाज़ उठाते हैं इंटरनेशनल सतह पर इनकी आवाज़ उठती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी सुनता है और बड़ी बड़ी तंजीमें मानी जाती हैं, इंसानी हुकूक के एमनेस्टी इंटरनेशनल और भी बहुत सारे इदारे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में मरकज़ी हुकूमत का रवैया यहाँ की अक़लियतों के साथ जो है, ऐसे हालात में ये लोग उसकी तहकीक करके इसकी रिपोर्ट वगैरह पहुँचाते हैं। तो ऐसे हालात में अलग अलग अंदाज में उसको घेराव करके उसके तमाम खाते वगैरह मुंजमद करके अलग तरह से एक बहाना बना करके इस तरह के इदारों को जो इंसानी हुकूक के सिलसिले में बात करते हैं और जिनकी बात सुनी जाती है आलमी सतह पर, उनको बंद करने की कोशिशें जारी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया है इस वजह से कि मरकज़ी हुकूमत इस खबर को सामने आने नहीं देना चाहती, सिवाय कुछ अखबारात की जिसको इन्होंने शाये किया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं आसाम की वाहिद खातून वज़ीर आला सईदा अनवरा तैमूर का कल ऑस्ट्रेलिया में इंतकाल हो गया है। वो 84 बरस की थी और पिछले चंद बरसों से अपने बेटे के साथ रहते आ रही थी। वो आसाम की तारीख में वाहिद मुस्लिम वज़ीर आला भी थी और साबिक़ वज़ीर आला पिछले कुछ सालों से अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम थी। आसाम की तारीख में वाहिद खातून वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। उनकी वज़ारत आला का दौर उस वक्त ख़त्म हुआ जब रियासत में 6 माह के लिए सदर राज नाफिज कर दिया गया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आसाम के खातून रहनुमा थी। अब उनके इंतकाल की खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं माशी महाज पर हिंदुस्तान के क्या हालात हैं। जी हाँ, बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं। हिंदुस्तान की मईशत के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है। पीर के रोज़ रेटिंग एजेंसी ICRA ने हिंदुस्तान की GDP का नया अंदाज़ा जारी किया। इसमें ICRA ने हिंदुस्तान की GDP में गिरावट को बढ़ाकर 11% कर दिया है। पहले ICRA ने हिंदुस्तान की पूरे साल की GDP में 9.5% की गिरावट का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन अब एजेंसी को लगता है कि हालात बहुत ही ख़राब हैं और पूरे माली साल के दौरान हिंदुस्तान की मईशत को 11% का खसारा हो सकता है, बल्कि होगा। हालांकि ICRA ने इस माली साल की दूसरी तिमाही के दौरान मईशत में होने वाले नुकसान का अंदाज़ा 12.4% रखा है।
کئی بزنس اخبارات اور چینلوں کے ماہرین کے پول میں دوسری سہ ماہی میں معیشت کو 8 سے 15.6% نقصان کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اس سال کی پہلی سہ ماہی میں ملک کی معیشت نے 23.9% کا غوطہ کھایا تھا۔ اس طرح سے اگر جی ڈی پی کا گراوٹ اسی طرح لگی رہی تو ناظرین ہندوستان کی معیشت کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جس طرح سے بھی یہ گراوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ باقی ناظرین کچھ جو اہم ترین خبریں تھیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی شام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔